नमस्कार और स्वागत है हमारे आज के इस विशेष विश्लेषण में। नमस्कार। आज हम रुख कर रहे हैं पश्चिम अफ्रीका के एक देश की ओर। नाम है कोट दी आइवोर। जी, जिसे आइवरी कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, आइवरी कोस्ट ज्यादातर लोग इसी नाम से पहचानते हैं। एक ऐसा देश जो अपनी पहचान, अपने विरोधाभासों और कह सकते हैं अपनी जबरदस्त वापसी के लिए भी जाना जाता है। बिल्कुल। एक ऐसा देश जिसका नाम सुनते ही शायद सबसे पहले चॉकलेट या कोको की याद आती हो। हाँ, बिल्कुल लेकिन इसकी कहानी वो कोको के खेतों से कहीं ज्यादा गहरी है, जटिल भी है। सही कहा। और ये कोको वाली बात जो आपने कही वो कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। दुनिया का लगभग 40% कोको, जी हाँ, बहुत बड़ा हिस्सा। वो यहीं से आता है। सोचिए, हम जो चॉकलेट खाते हैं उसका सफर शायद यहीं से शुरू होता है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये कहानी सिर्फ मीठी नहीं है। इसमें तो उपनिवेशवाद भी है, समृद्धि भी, फिर संघर्ष और फिर से उठ खड़े होने की एक पूरी दास्तान है। जी, और हमारे पास जो जानकारी है, मतलब कुछ लेख हैं, आर्थिक रिपोर्ट्स हैं और सांस्कृतिक अवलोकन भी हैं, वो हमें इस देश की एक कह सकते हैं कई परतों वाली तस्वीर बनाने में मदद करेंगे। हाँ, हम इसके भूगोल पर बात करेंगे, इतिहास के जो जरूरी मोड़ रहे हैं, इसकी जो अलग अलग संस्कृतियां हैं, अर्थव्यवस्था, उसकी रीढ़ क्या है, चुनौतियां क्या हैं और आज की राजनीतिक स्थिति कैसी है, इन सब पर नजर डालेंगे। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम तथ्य बता दें, हम ये समझना चाहते हैं कि कोट दा इवोआर आज जहां है वहां तक पहुंचा कैसे। बिल्कुल, वो सफर कैसा रहा, अबीजान जैसे जो चमकते शहर हैं और जो देश की शायद अंदरूनी हकीकत है, उसके बीच क्या तालमेल है या क्या विरोधाभास है। इसी पहेली को मतलब सुलझाने की कोशिश करेंगे आज। और देखिए, एक दिलचस्प तथ्य से शुरू कर सकते हैं जो इस विरोधाभास को थोड़ा दिखाता भी है। बताइए। इसकी जो प्रशासनिक राजधानी है वो है यामुसुक्रो। अच्छा। जिसे देश के पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपने गृह नगर में बड़े पैमाने पर विकसित किया था। ओह, अच्छा। लेकिन देश की जो असली धड़कन है, आर्थिक केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र, वो आज भी अबीजान ही है। अबीजान। हाँ, जो अफ्रीका के सबसे जीवंत और विकसित बंदरगाह शहरों में गिना जाता है। ये तो बात है, मतलब एक तरफ प्रशासनिक राजधानी, दूसरी तरफ आर्थिक राजधानी। जी। ये बंटवारा ही अपने आप में एक कहानी है। जी बिल्कुल। चलिए इसी धागे को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि नक्शे पर कोट द आइवोआर है कहाँ, इसकी लोकेशन क्या है और उसका क्या महत्व है। तो कोट द आइवोआर पश्चिम अफ्रीका के तट पर है। इसके पश्चिम में अगर देखें तो लाइबेरिया और गिनी है। उत्तर में इसकी जमीनी सीमा माली और बुर्किना फासो से मिलती है। अच्छा, ये दोनों लैंडलॉक्ड हैं शायद। हाँ बिल्कुल। और पूर्व में है घाना और दक्षिण में अटलांटिक महासागर का एक लंबा समुद्र तट है। ये तट इसके व्यापार के लिए कह सकते हैं जीवन रेखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने पड़ोसियों के लिए भी बहुत अहम है, खासकर माली और बुर्किना फासो जैसे देश जो स्थलारुद्ध है, लैंडलॉक्ड है। हाँ। उनके लिए समुद्र तक पहुंचने का एक अहम जरिया भी है ये। बिल्कुल सही। और यहीं पर फिर अबीजान का महत्व और बढ़ जाता है ना? निश्चित रूप से। अबीजान का जो बंदरगाह है वो सिर्फ कोट द आइवोआर के लिए नहीं, बल्कि पूरे पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्र के लिए एक बड़ा व्यापारिक केंद्र, एक हब है। उसकी जो लोकेशन है और वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसे एक रणनीतिक बढ़त देता है। यामुसुक्रो भले ही आधिकारिक राजधानी हो, हाँ। पर सारी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, बड़े कारोबार, जो भी कल्चरल एक्टिविटी है वो सब आपको अबीजान में ही मिलेगी। अच्छा। वो शहर एक तरह से देश की आधुनिक महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है। समझ गए। तो ये तो हुई भूगोल की बात। अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। आजादी से पहले का दौर और फिर बाद का सफर, वो कैसा रहा? आपने उपनिवेशवाद का जिक्र किया था शुरू में। हाँ, 19वीं सदी के अंत में फ्रांस ने इस इलाके पर अपना नियंत्रण जमाया और ये फ्रेंच पश्चिम अफ्रीका का हिस्सा बन गया। अच्छा। और फ्रांसीसी उपनिवेशवाद का असर आज भी बहुत गहरा है। आप देखिए, फ्रेंच वहां की आधिकारिक भाषा है। हाँ। शिक्षा का सिस्टम, कानूनी ढांचा, यहाँ तक कि शहरों की बनावट पर भी उसका प्रभाव दिखता है। और फिर 1960 में मिली आजादी। उसके बाद का दौर सुना है शुरुआती साल काफी स्थिर रहे थे वहां। बिल्कुल। आजादी के बाद जो पहले राष्ट्रपति बने, फेलिक्स होफुएट-बोइग्नी, वो एक लंबे समय तक, मतलब 3 दशकों से ज्यादा सत्ता में रहे। ओह, काफी लंबा समय। जी। और उनके शासनकाल में देश ने राजनीतिक स्थिरता भी देखी और आर्थिक समृद्धि भी। एक लंबा दौर था वो, खासकर कॉफी और कोको के निर्यात की वजह से।
पश्चिम अफ्रीका में तो इसे एक चमत्कार की तरह देखा जाता था उस वक्त। अच्छा। हाँ, कई पड़ोसी देशों से लोग यहाँ काम की तलाश में आते थे। होफुएट बोइग्नी को आज भी बहुत लोग राष्ट्रपिता मानते हैं। लेकिन ये जो स्थिरता थी, ये चमत्कार था, ये हमेशा तो नहीं रहा। 90 का दशक और फिर 21वीं सदी की शुरुआत, वो तो देश के लिए बहुत उथल-पुथल वाले रहे। हाँ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो चमत्कार वाली स्थिति बिखर गई? देखिए, होफुएट बोइग्नी की मृत्यु हुई 1993 में। उसके बाद उत्तराधिकार को लेकर राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई। आर्थिक हालात भी बिगड़ने लगे थे, क्योंकि देश, जैसा हमने कहा, कोको और कॉफी की कीमतों पर बहुत ज्यादा निर्भर था। हाँ। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिर रही थीं। इसके साथ ही एक और चीज हुई, इवोरियन पहचान या आइवोरी ते का मुद्दा उछाला गया। ये क्या था? इसने जो बाहर से आए हुए लोग थे, आप्रवासी आबादी, और जो उत्तरी क्षेत्र के लोग थे, उनके खिलाफ एक तरह का बंटवारे का माहौल बनाया। ओहो, ये तो खतरनाक बात है। जी, और इसी पृष्ठभूमि में फिर 2002 का गृह युद्ध शुरू हुआ। अच्छा, 2002 में? हाँ, 2002 में एक सैन्य विद्रोह हुआ जिसने देश को लगभग 2 हिस्सों में बांट दिया। दक्षिण, जो सरकार के नियंत्रण में था, और उत्तर, जो विद्रोहियों के कब्जे में था। बाप रे। ये संघर्ष लगभग 1 दशक तक चला। हालांकि बीच बीच में शांति समझौते हुए, टूटे, फिर 2010 में राष्ट्रपति चुनाव हुए, उनके नतीजों पर विवाद हुआ और हिंसा और भड़क गई, जिसे दूसरा इवोरियन गृह युद्ध भी कहते हैं। इस पूरे दौर में हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हुए, विस्थापित हुए, और अर्थव्यवस्था को तो बहुत भारी नुकसान पहुंचा। ये तो बहुत ही मुश्किल दौर रहा होगा देश के लिए। उस संघर्ष से निकलकर आज जो हम स्थिरता की बात कर रहे हैं, वहां तक का सफर कैसे तय हुआ? 2011 में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप हुआ और तत्कालीन राष्ट्रपति थे लॉरेंट ग्वेग्बो। उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद संघर्ष खत्म हुआ। अलसाने वतारा राष्ट्रपति बने और उन्होंने फिर राष्ट्रीय सुलह, सुरक्षा में सुधार और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने पर ध्यान केंद्रित किया। अच्छा। तो पिछले लगभग 1 दशक में देश धीरे धीरे शांति और स्थिरता की तरफ लौटा है। लोकतंत्र बहाली हुई है, चुनाव हुए हैं, और अर्थव्यवस्था ने भी जबरदस्त वापसी की है। हालांकि वो जख्म गहरे थे और सुलह की जो प्रक्रिया है वो अब भी जारी है, कह सकते हैं। समझ सकती हूँ। इतिहास का ये जो भारी बोझ है, इसका असर वहाँ के समाज पर, संस्कृति पर कैसे नजर आता है? आपने बताया कि आबादी करीब 2.6 करोड़ है और काफी विविधता है उसमें। हाँ, सांस्कृतिक रूप से अगर देखें तो कोट d'Ivoire एक बेहद समृद्ध और एक जटिल मोज़ैक जैसा है। अच्छा। यहाँ 60 से ज्यादा अलग अलग जातीय समूह हैं। सबकी अपनी भाषाएं हैं, अपनी परंपराएं हैं, सामाजिक संरचनाएं हैं। 60 से ज्यादा? जी। बाउले, बेते, सेनूफो, मालिंके, ये कुछ प्रमुख समूह हैं। आधिकारिक भाषा तो फ्रेंच है, जो अलग अलग समूहों के बीच एक लिंक भाषा का काम करती है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में लोग अपनी स्थानीय भाषाएं ही बोलते हैं। ये जो भाषाई विविधता है, ये ही यहाँ की सांस्कृतिक पहचान का एक अहम हिस्सा है। और धार्मिक रूप से भी क्या ऐसी ही विविधता है? बिल्कुल। देश में इस्लाम मानने वाले लोग भी बड़ी संख्या में हैं, खासकर उत्तर में, और ईसाई धर्म के अनुयायी भी, खासकर दक्षिण में। लेकिन इनकी खूबसूरती ये है कि जो पारंपरिक अफ्रीकी मान्यताएं हैं, रीतियां हैं, वो भी लोगों के जीवन में रची बसी हुई हैं, चाहे वो किसी भी मुख्य धर्म को मानते हों। अच्छा। अक्सर आप देखेंगे कि धार्मिक त्योहारों पर, सामाजिक अवसरों पर ये मिला-जुला रूप साफ नजर आता है। आमतौर पर यहाँ धार्मिक सहिष्णुता का माहौल रहा है। हालांकि गृह युद्ध के दौरान इसे भी चोट पहुंची थी। हाँ, वो तो स्वाभाविक है। और अच्छा, संस्कृति की बात हो रही है तो कला और संगीत का जिक्र तो बनता है। आपने मास कला का जिक्र किया था और कूपे डेका लेक का, थोड़ा और बताएंगे इनके बारे में? जरूर। देखिए, पश्चिम अफ्रीका की कई संस्कृतियों की तरह कोट d'Ivoire में भी मास्क यानी मुखौटे और मूर्ति कला का बहुत खास महत्व है। ये सिर्फ सजावटी चीजें नहीं है, इनका गहरा आध्यात्मिक और सामाजिक अर्थ होता है। सेनूफो और डान जैसे समूह हैं, उनके मास्क अपनी जटिल डिजाइन और सिंबलिज्म के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अच्छा। इनका इस्तेमाल रस्मों रिवाजों में, समारोहों में और कहानियां कहने में होता है। और संगीत, कूपे डेका लेक के बारे में आपने बताया था, ये कैसे उभरा? कूपे डेका लेक ये एक अपेक्षाकृत नई संगीत शैली है। ये 2000 के दशक की शुरुआत में पेरिस में जो इवोरियन लोग रहते थे, उनके बीच जन्मी। पेरिस में? हाँ, डायस्पोरा में। और फिर ये कोट d'Ivoire में बेहद लोकप्रिय हो गई। ये एक तरह से जो गृह युद्ध का तनाव वाला माहौल था, उसमें पलायन और जश्न का संगीत बन गया। अच्छा, उस माहौल से निकलने का एक जरिया। बिल्कुल। इसकी तेज लय है, डांस मूव्स हैं और डीजे संस्कृति से इसका जुड़ाव है। ये इसे युवाओं में खास तौर पर लोकप्रिय बनाता है।
अब तो ये इवोरियन पॉप संस्कृति का एक अहम हिस्सा बन चुका है। वाह, यानी कला और संगीत यहाँ के लोगों के जीवन का, उनकी पहचान का एक अभिन्न अंग है। चलिए अब आते हैं उस चीज पर जिसके लिए कोट द'आइवोर शायद सबसे ज्यादा जाना जाता है, अर्थव्यवस्था, और खासकर कोको। हाँ, अर्थव्यवस्था की बात करें तो कोको यहाँ का बादशाह है। बिल्कुल, बादशाह। दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक। इसका सीधा सा मतलब है कि जो वैश्विक चॉकलेट उद्योग है वो काफी हद तक कोट द'आइवोर पर निर्भर है। ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जीडीपी और जो एक्सपोर्ट से कमाई होती है उसका एक बड़ा हिस्सा यहीं से आता है, और लाखों छोटे किसान, उनकी आजीविका इसी पर टिकी है। लेकिन ये जो इतनी निर्भरता है, क्या ये एक तरह का जोखिम भी नहीं है? मतलब अगर कोको के दाम गिर जाएं या फसल खराब हो जाए तब क्या? अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार की उठापटक और जैसे जलवायु परिवर्तन है, इन जोखिमों के प्रति बहुत संवेदनशील बना देती है। हाँ, ये तो है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोको की कीमतें गिरती हैं, तो इसका सीधा असर लाखों किसानों की आय पर पड़ता है, सरकार के राजस्व पर पड़ता है। साथ ही कुछ और मुद्दे भी हैं जो कोको उत्पादन से जुड़े रहे हैं, जैसे बाल श्रम का मुद्दा या जंगलों की कटाई। इन पर अब ध्यान दिया जा रहा है। तो क्या अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की, मतलब डाइवर्सिफाई करने की कोशिशें हो रही हैं? कोको के अलावा और क्या महत्वपूर्ण है वहाँ? हाँ, ये विविधीकरण या डाइवर्सिफिकेशन ये सरकार की एक मुख्य प्राथमिकता है। कोको के अलावा कोट द'आइवोर कॉफी का भी उत्पादक है। ताड़ का तेल, पाम ऑयल, रबर, कपास, काजू, केले, ये सब भी महत्वपूर्ण है। अच्छा, काजू भी? जी हाँ, काजू का भी बड़ा उत्पादक है। और पिछले कुछ सालों में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार भी मिले हैं समुद्र में, अब तटीय। ओहो, तो उससे ऊर्जा क्षेत्र में नई संभावनाएं खुली हैं। खनन क्षेत्र भी विकसित हो रहा है, खासकर सोना और मैंगनीज। और सेवा क्षेत्र का क्या हाल है, मतलब सर्विसेज सेक्टर? आबिजान जैसे शहर को देखकर तो लगता है कि वहां भी काफी गतिविधियां होंगी। निश्चित रूप से आबिजान पश्चिम अफ्रीका का एक प्रमुख वित्तीय और संचार केंद्र भी है। बैंकिंग सेक्टर है, दूरसंचार है, परिवहन क्षेत्र है, ये तेजी से बढ़ रहे हैं। आबिजान का बंदरगाह, जैसा हमने पहले भी बात की, वो व्यापार और लॉजिस्टिक्स का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। वो न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को बल्कि पड़ोसी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भी गति देता है। सही बात है। इन सब कारणों से गृहयुद्ध के बाद देश ने बहुत प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि दर हासिल की है, जो अफ्रीका में सबसे तेज रही है कुछ सालों में। ये वापसी तो वाकई काबिले तारीफ है, लेकिन क्या ये जो तेज वृद्धि हुई है इसका लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है? गरीबी, असमानता, ये चुनौतियां तो अब भी होंगी। हाँ, ये एक बड़ी चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं है। तेज आर्थिक वृद्धि के बावजूद गरीबी दर अभी भी काफी ऊंची है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। आय असमानता भी एक मुद्दा है। सरकार समावेशी विकास, मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ पर जोर दे रही है, ताकि आर्थिक तरक्की का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। लेकिन ये एक धीमी प्रक्रिया है। हाँ, होती है। युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना, ये एक और बड़ी प्राथमिकता है। आर्थिक प्रगति और सामाजिक चुनौतियों के बीच संतुलन साधना, यह हमेशा मुश्किल होता है। इसमें राजनीतिक स्थिरता की क्या भूमिका है? 2011 के बाद राजनीतिक व्यवस्था कैसी रही है वहाँ? कोट द'आइवोर में राष्ट्रपति प्रणाली है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। 2011 के बाद से राष्ट्रपति वतारा के नेतृत्व में सरकार का मुख्य ध्यान रहा है राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने पर, राष्ट्रीय सुलह को बढ़ावा देने पर, सुरक्षा बलों को मजबूत करने पर और आर्थिक सुधारों को लागू करने पर। कई चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुए हैं, जो एक अच्छा संकेत है। लेकिन क्या राजनीतिक माहौल अब पूरी तरह से तनाव मुक्त है? क्या गृह युद्ध के जख्म पूरी तरह भर गए हैं? देखिए, पिछले दशक में काफी प्रगति हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन राजनीतिक माहौल अभी भी संवेदनशील है। अच्छा। विपक्षी दलों की भूमिका, नागरिक समाज की भूमिका, ये सब महत्वपूर्ण है। चुनावी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना, मानवाधिकारों की रक्षा करना और न्याय प्रणाली को मजबूत करना, ये सब स्थायी शांति और लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी हैं। हाँ। और राष्ट्रीय सुलह, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें अतीत की शिकायतों को दूर करने और सभी समुदायों के बीच विश्वास बनाने पर लगातार काम करने की जरूरत होती है। यानी स्थिरता तो आई है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करने होंगे। अच्छा, इन सब गंभीर बातों के बीच क्या पर्यटन के लिहाज से भी कोट द'आइवोर में कुछ खास है, या ये सिर्फ व्यापार और राजनीति का ही केंद्र है? नहीं, पर्यटन की भी यहाँ काफी संभावनाएं हैं।
हालांकि ये अभी उतना विकसित नहीं है जितना शायद कुछ और अफ्रीकी देशों में है, पर यहाँ कुछ बेहद आकर्षक स्थल हैं। जैसे ग्रैंड बासम शहर है, ये तट पर बसा है और अपनी फ्रांसीसी औपनिवेशिक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। अच्छा। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है क्योंकि ये उपनिवेश काल की शहरी बनावट और स्थानीय परंपराओं के मेल का एक अनूठा उदाहरण है। और आपने कोमोए नेशनल पार्क का भी जिक्र किया था शायद? हाँ, कोमोए नेशनल पार्क ये पश्चिम अफ्रीका के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा जैव विविधता वाले संरक्षित क्षेत्रों में से एक है। वाह। ये भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, खासकर अपनी अलग अलग तरह की वनस्पतियों और वन्य जीवों के लिए। वहाँ हाथी हैं, चिंपैंजी हैं, कई तरह के पक्षी हैं। इसके अलावा देश में सुंदर समुद्र तट हैं, जैसे अस्सीनी के पास हैं। आबिजान के लोग अक्सर वीकेंड पे वहां जाते हैं। कई और राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य भी हैं। और अगर कोई सांस्कृतिक पर्यटन में रुचि रखता हो, पारंपरिक जीवन शैली देखना चाहे? बिल्कुल, जो लोग स्थानीय संस्कृति और शिल्पकला में रुचि रखते हैं, उनके लिए देश के अलग अलग हिस्सों में पारंपरिक गांवों का दौरा करना एक बहुत यादगार अनुभव हो सकता है। जैसे सेनुफो क्षेत्र है, वो अपनी खास तरह की वास्तुकला और कला के लिए जाना जाता है, और साल भर अलग अलग जातीय समूहों द्वारा रंगीन त्योहार मनाए जाते हैं, उत्सव होते हैं। वो भी पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देना भी एक तरह से आर्थिक विविधीकरण की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। ये बात तो है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो कोट द आइवोर एक ऐसा देश है जो कई परतों में जीता है। बिल्कुल। एक तरफ कोको है, प्राकृतिक संसाधन है, उनकी प्रचुरता है, तो दूसरी तरफ उन पर निर्भरता की चुनौती भी है। हाँ। एक तरफ गहरी सांस्कृतिक विविधता है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की जरूरत भी है। और सबसे बढ़कर गृह युद्ध के उस अंधेरे दौर से निकलकर आर्थिक विकास और स्थिरता की राह पर चलने का एक मजबूत इरादा दिखता है। बिल्कुल सही कहा आपने। यह आज पश्चिम अफ्रीका में एक महत्वपूर्ण देश है, आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। अभियान तो पूरे क्षेत्र के लिए एक चुंबक की तरह है। देश शांति, स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन अतीत के सबक और भविष्य की चुनौतियां वो हमेशा साथ चलती हैं। कोट द आइवोर की कहानी हमें ये दिखाती है कि कैसे संघर्ष और कठिनाइयों के बाद भी पुनर्निर्माण और प्रगति संभव है, अगर सही दिशा में कोशिश की जाए। हाँ, ये उम्मीद और दृढ़ संकल्प की कहानी भी है। और इस बातचीत के अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे जो हमें मिली जानकारी से ही निकला है। हाँ, जैसे हमने देखा कि कोट द आइवोर कोको पर कितना ज्यादा निर्भर है, तो ये सोचना दिलचस्प है कि भविष्य में ये देश अपनी अर्थव्यवस्था को सच में विविध कैसे बना पाएगा। ये बड़ा सवाल है। क्या ये जो हाल में तेल और गैस के भंडार मिले हैं, क्या वो गेम चेंजर साबित होंगे, या फिर कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र को विकसित करने पर ज्यादा ध्यान देना होगा। और इसी से जुड़ा सवाल ये भी है कि इस आर्थिक विविधीकरण के लिए जिस राजनीतिक स्थिरता और सामाजिक सामंजस्य की जरूरत है, बिल्कुल, उसे कैसे और मजबूत किया जा सकता है। ये जो हाल की आर्थिक तरक्की है और जो राजनीतिक शांति है, इसके बीच संतुलन साधते हुए कोट द आइवोर अपनी पूरी क्षमता को कैसे अनलॉक कर सकता है, ये आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी। काफी दिलचस्प सवाल है ये। बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।